हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडीज। आज हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल 5 के एक और इंटरेस्टिंग से चैप्टर जो है एक्सटर्नल ट्रेड। पिछली वीडियो में हमने जाना इंटरनली हम ट्रेडिंग किस तरीके से करते थे, उसके बारे में डिटेल्स में जाना था। आज हम जानेंगे एक्सटर्नल ट्रेड किस तरीके से करते हैं और क्या है इस चैप्टर के अंदर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल ट्रेड का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, जानेंगे। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। जब हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन अलग अलग दो देशों में करें, यानी अपने देश से बाहर वाले देशों में करें, तो वो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल मैंने लिखने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है, अ कंट्री may be rich in iron and steel but poor in aluminium। but यहाँ पे आगे जो बोल रहा हूँ उससे पहले मैं आगे की एक लाइन क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे क्या बोला गया। अगर एक कंट्री उसके पास आयरन भी है, स्टील भी है, दोनों है, लेकिन एल्युमिनियम नहीं है, लेकिन एल्युमिनियम तो चाहिए उसकी कंट्री को, तो फिर अब वो एल्युमिनियम कहाँ से लाए? तो एल्युमिनियम को वो किसी और दूसरी कंट्री से अपने देश में मंगवा लेगा उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके के ट्रेड को हम क्या कह सकते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड। ये मैंने एग्जांपल से बताने की कोशिश की आप लोगों को। आगे चलते हैं कि एक्सटर्नल ट्रेड भी ना काफ़ी तरीके के होते हैं। अब वो कैसे होते हैं जानते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर हमारा है इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, एंट्रीपोर्ट ट्रेड। ठीक है, काफ़ी सिमिलर नाम वाला आपको लग रहा होगा। चलिए देखते हैं डिटेल में कि इम्पोर्ट ट्रेड क्या है, एक्सपोर्ट ट्रेड क्या है और एंट्रीपोर्ट ट्रेड क्या है। सबसे पहले इम्पोर्ट ट्रेड की बात करेंगे। यहाँ पे बेसिकली इम्पोर्ट ट्रेड में हम परचेज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्रॉम अदर फर्म्स ऑफ अनदर कंट्री। यहाँ पे जब हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो हम सेलिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे अपने गुड्स एंड सर्विसेज की अनदर कंट्रीज में। लेकिन वहीं पे जब हम एंट्री पोर्ट की बात करें, जो कि काफ़ी अजीबोगरीब सा वर्ड हमें समझ में आ रहा है अभी फ़िलहाल, तो यहाँ पे जब हम बात करें तो इसके अंदर क्या है, इम्पोर्ट गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग द सेम टू द फर्म्स ऑफ द सम अदर कंट्रीज। नहीं समझ आया? सिंपल वर्ड्स में कहें, अगर मैं हूँ, मतलब मैं एक देश हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया कि मुझे है ना अदर कंट्रीज़ में कोई चीज़ मेरे को बेचने का बहुत मन है अंदर से, ऐसे ही। तो मैं क्या कर रही हूँ कि सपोज करते कि वहाँ मैंने सुना था कि वहाँ की रबड़ बहुत अच्छी होती है। अब मेरे पास रबड़ है नहीं, मेरी कंट्री में रबड़ बनती नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया, रबड़ को दूसरे देश से मंगवाया और उसे किसी और देश में भिजवा दिया। मतलब कोई भी सरप्लस के चलते या जो भी फ़ायदा मेरे को दिख रहा होगा उसके चलते मैंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया से सामान खरीदा, सपोज करते हैं, मैंने जाके इटली में बेच दिया, अपने पास नहीं रखा, यहाँ से मंगवाया, ऑस्ट्रेलिया से इटली में जाके बेच दिया। तो ये जो ट्रेड हुआ उसको हम एंट्रीपोर्ट ट्रेड कहते हैं। क्लियर? अब हम बात करें कि एक्सटर्नल ट्रेड ज़रूरी क्यों है। ठीक है, बहुत ही अजीब सा सवाल होगा कि क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में जानेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें, यानी कि अब हमें अपना सामान अपनी कंट्री से बाहर वाले लोगों को दिखाना है कि हमारा सामान कैसा है, तो उसके अंदर क्या होगा, जब हम एक्सपोर्ट करने लगेंगे तो ऑब्वियसली जब हमें ज़्यादा सामान, हमें पता है कि हमें बाहर देश में भेजना है या कहीं और भेजना है, तो हम उसकी क्या करेंगे, इतनी चीज़ें प्रोड्यूस करते करते, उस चीज़ों को बार बार करते करते हम स्पेशल हो जाएंगे, स्पेशलिटी आ जाएगी हमारे अंदर उस काम को करने की। तो ये हमें स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहने में बहुत। क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट सामान करेंगे बाहर की देशों में तो बाहर की करेंसी हमारे देश में आएगी, जिससे हमारे देश के अंदर हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा। क्लियर? अब उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि कंपटीशन भी एनहांस होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। क्योंकि सपोज करते हैं दो कंपनियां जो एक्सपोर्ट कर रही हैं सेम देश की, अब मान लेते प्रोडक्ट भी सेम है,
अब उसे बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करवाना है, तो वो आपस में कंपटीशन वाली भावना थोड़ी सी आएगी कि मैं अच्छा करने की कोशिश करूं, मैं अच्छा करने की कोशिश करूं, ठीक है। तो ये कंपटीशन में बढ़ावा देगा, प्लस जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ऑब्वियस सी बात है, जब मुझे चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट कराना है, मुझे लेबर पावर ज़्यादा चाहिए होगी, मुझे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर लोगों की ज़रूरत पड़ेगी काम के लिए तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। तो चलिए देखते हैं अब हम प्राइस इक्वलाइजेशन क्या है, ठीक है। अगर हम प्राइस इक्वलाइजेशन के पॉइंट को सिंपल वर्ड्स में समझें तो क्या है, बेसिकली कभी ऐसा हो सकता है आगे चल के टाइम में कि हमारे पास कोई गुड्स की कमी आ जाए, ठीक है, हमारे पास कोई गुड्स अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम, क्योंकि सप्लाई जो है वो कम है, सप्लाई हमारे पास कम है, तो बेसिकली क्या कहने का मतलब है कि वहाँ पे जब सप्लाई नीचे जा रही है, सप्लाई नहीं है बिल्कुल, तो उस चीज़ का प्राइस इंक्रीज होना ही होना है। उसको इक्वली बैलेंस्ड करने के लिए मैं बाहर से कुछ मंगवा सकती हूँ, सामान मंगवा सकती हूँ, ताकि जो अभी फ़िलहाल जो सेटिस्फैक्शन मुझे देनी है लोगों को सप्लाई करा के उसके सामान की, तो वो पूरी हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन ऑब्वियसली बेटर ही होगा जब हम एक्सटर्नल ट्रेड करेंगे, बाहर के लोगों से मिलेंगे, उनकी चीज़ों के बारे में जानेंगे, तो उनको भी जानेंगे, तो उनके साथ हमारा जो रिलेशन होगा वो ऑब्वियसली बेटर होता चला जाएगा। प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसा मैंने बताया ही था कि अगर हमारे पास हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर बढ़ रहा है, हमारे पास बाहर के देश की करेंसीज आ रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी होना है। प्लस हमारे जो यूटिलाइजेशन होगा किसी भी चीज़ को लेके, हमारे रिसोर्सेज को लेके जो है उसका प्रॉपर यूज़ किया जाएगा, हमारे रिसोर्सेज को वेस्टेज कम से कम या फिर न के बराबर होगी, ठीक है। तो ये हमारे रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज प्रॉपर अच्छे तरीके से करेगा जब हम बात करें एक्सटर्नल ट्रेड की। अब यहाँ पे बहुत ज़रूरत तो जान ली, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि जब हम एक्सटर्नल ट्रेड करते हैं तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कितनी डिफ़िकल्टीज फेस्ड करनी पड़ती है एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार वो डिफ़िकल्टीज़ क्या है। बेसिकली यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो सब रिलेट कर सकते हैं। कोई सामान मुझे यहाँ से सपोज करते हैं आपके घर के आधे घंटे की दूरी पे ले जाना हो और कहीं मुझे 2 दिन की दूरी पे सामान भेजना हो, तो डिस्टेंस मैटर करता है, ठीक है। तो डिस्टेंस सबसे पहला पॉइंट है कि डिस्टेंस एक बहुत ही बड़ा डिफ़िकल्टी लेवल है वहाँ तक सामान को सही सलामत कंडीशन में पहुँचाना। प्लस रिस्क बहुत ज़्यादा है। कैसे, अगर कोई सामान ऐसा हुआ जो रास्ते में ही डिस्पोज्ड हो गया या फिर ख़राब हो गया, टूट गया, तो उस चीज़ का रिस्क किसको बेयर करना है, क्योंकि वो अभी तक पहुँचा नहीं है जिसको हमें भेजना था, जो भी हमारा एक्सपोर्टर इम्पोर्टर जो भी है जिसको हमें पहुंचाना था उस तक पहुंचा नहीं, तो तब तक रिस्क किसका है, हमारा है, ठीक है। अब हम बात करें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की। सपोज करते हैं अगर हम हैं इंडिया से, ठीक है, हम लोग इंडिया से हैं, अगर किसी और देश की लैंग्वेज मुझे नहीं आती तो कम्युनिकेशन बैड नहीं हो पाएगा, ठीक है। और वहीं अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें कि वहाँ तक हमें उस चीज़ को कैसे ले जाना है। अब मान लेते हैं कोई मेरा 200-300 टन का सामान है, अब उसे हम ई रिक्शा पे तो लेके जा नहीं सकते, उसके लिए बड़े बड़े ट्रक्स चाहिए, बड़े बड़े वो चाहिए जिसके अंदर ही वो आ सके चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन वो बहुत ही डिफ़िकल्टी लेवल। प्लस रेस्ट्रिक्शंस, मान लेते हैं कि अगर हम जाते हैं, आजकल ई रिक्शा बहुत कॉमन है, तो ई रिक्शा में हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 जने से ज़्यादा बैठ नहीं सकते। वो बाकी अगर हम बैठ जाएं तो वो अलग बात है, लेकिन वैसे रेस्ट्रिक्शंस हैं कि 4 या 5 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो उसी तरीके से जब हम सामान को बाहर एक्सटर्नल ट्रेड जैसे हम कह सकते हैं बाहर के देशों में भेजें, तो वहाँ पे क्या होगा कि कुछ रेस्ट्रिक्शन आ जाती हैं, टैक्स पॉलिसीज़ आ गई, या बाहर के देशों में भेजने की कुछ फॉर्मेलिटीज़ आ गई, पेपर्स वर्क आ गए, तो वो सारी चीज़ें रेस्ट्रिक्शंस में आ जाएंगी कि बाहर सामान भेजने में रेस्ट्रिक्शन हमें लगाई जा सकती हैं कि आप ये चीज़ें भेज सकते हो, ये नहीं भेज सकते, ये चीज़ें आपको करनी है तो इसका फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे पर्सनल टच की कमी है। क्यों?
क्योंकि सामान सारा जो है वो कह सकते हैं बाय ट्रांसपोर्ट जाने वाला है और यहाँ पे बाहर के देशों में हो रहा है, तो यहाँ पे हम उस बंदे से फेस टू फेस नहीं मिले, कभी कम्युनिकेट नहीं किया। एज अ बिजनेसमैन हमने उससे बात की थी या जो भी हमारी बात हुई किसी भी चीज़ को लेके, बस खाली वही था। तो यहाँ पे पर्सनल टच बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करें कि स्टडी ऑफ फॉरेन मार्केट्स। मैंने ये तो डिसाइड कर लिया कि मुझे अपना सामान विदेशों में भेजना है, लेकिन ये तो मुझे पता ही नहीं कि वहाँ के मार्केट्स में किस तरीके से क्या चीज़ें बिकती हैं। सपोज़ अगर उनकी करेंसी के हिसाब से जो चीज़ें वहाँ पे सस्ती होंगी वो मेरे लिए क्या होंगी, महंगी पड़ेंगी मेरे को। तो वहाँ के मार्केट को बिना स्टडी किए हम कोई सामान ट्रेड में नहीं ला सकते, क्योंकि पॉलिसीज़ अलग हो सकती हैं, प्राइजेस अलग हो सकते हैं, कुछ उनकी जानकारियाँ, इंस्ट्रक्शन जो भी हैं वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होंगी। तो इसलिए हमें फॉरेन मार्केट को अच्छे से जानना उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो भी एक डिफ़िकल्टी का कारण बन सकता है हम लोगों के लिए। प्लस कॉस्ट क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से सामान ऑस्ट्रेलिया भिजवाऊँ तो वहाँ पे मेरा कन्वेंस का खर्चा इतना ज़्यादा होगा कि उस चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी मेरे लिए, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने उस प्रोडक्ट को भले ही यहाँ से बनाया सस्ते में हो, लेकिन वहाँ तक भेजते भेजते मेरा किराया इतना लग गया कि वो महंगा हो गया वहाँ जाते जाते तक। ठीक है, अब हम बात करें लगातार प्राइस का चेंज होना भी एक कह सकते हैं डिफ़िकल्टी लेवल है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें एसेंशियल चीज़ें जब कम होने लग जाती है उनका प्रोडक्शन, तो प्राइस बहुत बढ़ जाता है। आजकल के टाइम में आप प्याज का एग्जाम्पल और आलू का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से ले सकते थे कि प्याज के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए, 80, 100, 120 तक पहुंच गए थे, जबकि कभी कभी ऐसा भी टाइम आता था कि वो 10 या 20 रुपए में भी मिला करते थे, है ना। तो ये एक फ्रीक्वेंट प्राइस चेंजिंग हो सकता है जो डिफ़िकल्टी लेवल क्रिएट कर दे। प्लस जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर आता है, टैक्स पॉलिसीज एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें आती हूँ, रूल्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होना, ये सारी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशंस में आएंगी। अब हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे भी लोग होते थे कि जो एक्सटर्नल ट्रेड, मान लेते हैं कि एक प्रोड्यूसर है, क्या उसके लिए एक्सटर्नल ट्रेड करना ईजी होगा कि वो चाहे और 2 मिनट में यूँ चुटकियों में ट्रेडिंग कर ले? नहीं, उसे सपोर्ट की ज़रूरत है लोगों के। तो उस तरीके से हम जाने तो यहाँ पे कुछ है ना नाम है, कुछ जाने पहचाने जैसे, जो नहीं सुने होंगे आप लोगों ने कभी, तो वो हम ये कुछ नाम है जो मदद करते हैं प्रोड्यूसर की या मैन्युफैक्चरर की ट्रेड करने में, एक्सटर्नल ट्रेड करने में बेसिकली। तो जानेंगे, सबसे पहले है इंडेंट हाउसेस या फर्म्स। इंडेंट एक पॉइंट आगे भी आएगा, आप पढ़ोगे। इंडेंट का मतलब होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर जो भी आपको ट्रेड करना है, जो भी सामान, उसके बारे में किसी, इंडेंट का मतलब ये कि उसके बारे में हर चीज़ की जानकारी, ठीक है, प्राइस से लेके, क्वांटिटी से लेके, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, या जो भी एक्सेट्रा आप वैल्यू ऐड करना चाहते हो, प्रॉपर डिटेलिंग आएगी इसके अंदर। तो यहाँ पे फर्म्स और हाउसेस का इंडेंट पता होना चाहिए, क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। प्लस कुछ एक्सपोर्ट हाउसेस होते हैं, अब मुझे सामान भिजवाना है तो वो सामान एक जगह, मतलब मान लेते कि जाएगा एक जगह, मैंने रख दिया, तो जहाँ से वो सामान उठने वाला है वहाँ पे पहले सामान अवेलेबल कराना पड़ेगा। तो वहाँ के लिए बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउसेस बने होते हैं जो सामान को एक्सपोर्ट करवाते हैं। अब यहाँ पे कुछ फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते हैं। फॉरवर्डिंग एजेंट्स जो आप आप मतलब कि एज अ प्रोड्यूसर, मतलब रिप्रेजेंट करना, वो प्रोड्यूसर है नहीं लेकिन वो उसका पूरा काम देखेगा कि क्या चीज़ें कैसे हो रही है। फिर उसके बाद है क्लियरिंग एजेंट्स, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, जो भी जब वो अगर किसी भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा तो उस चीज़ को देखना, उसके लिए भी एजेंट्स होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं। प्लस शिपिंग कंपनी, अगर वो बाय कह सकते हैं बाय शिप जाने वाला है तो उसके लिए क्या होगा, शिपिंग कंपनी भी हेल्प करती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमारा बीच में ले जाते समय कुछ नुकसान ना हो जाए, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं। कुछ ट्रेड कमिश्नर्स भी हैं जो बाय गवर्नमेंट वो किए जाते हैं कि आप इनके ट्रेड से रिलेटेड जो भी है उसके बारे में पूरी जानकारी आप बताएंगे दूसरी कंट्री को या जहाँ पे भी वो लोग सामान भेजें।
प्लस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी हमारे ट्रेड को दिखाने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहाँ पे हेल्प करते हैं हमें एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ मददगार थे जो एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे थे। अब यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रेड का एक भारी भरकम सा प्रोसीजर होगा जिसके बारे में हम अब डिटेल में जानेंगे अच्छे से। सबसे पहले इंक्वायरी करेंगे। ये हमारे अंदर बहुत कॉमन चीज़ है कि कोई भी चीज़ हमारे सामने आए हम उसकी इंक्वायरी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उसी तरीके से ट्रेड वाले भी बहुत चालाक हैं, वो भी क्या करेंगे, सबसे पहले आपके रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी और सेंडिंग कोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्वायरी भी होगी, साथ साथ जो भी आपका कोटा कह सकते हैं, जो भी कोटेशन आपको लगनी होगी वो आपको बताएंगे। जो भी चीज़ें इंक्वायरी आपके प्रोडक्ट के बारे में ले ली, फिर उसके बारे में जो भी उनको डिटेल सेंड करनी होगी वो आएगा इसके अंदर। प्लस अब आपको इंडेंट यानी एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने वाला है। जब उन्होंने आपके पूरे सामान की या पूरे जो भी आप ट्रेड करो उसके बारे में जानकारी ले ली, उसके बाद अब वो क्या करेंगे, आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर दे देंगे। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर क्रेडिट इंक्वायरी। क्रेडिट यहाँ पे पैसों से कह सकते हैं, तो उसके बारे में इंक्वायरी होगी। उसके बाद आपको मिलेगा एक लाइसेंस जिसे आप नाम दोगे एक्सपोर्ट लाइसेंस, वो आपको मिल गया। फिर आप प्रोडक्शन अपने जो भी प्रोडक्ट का है वो शुरू करोगे। ठीक है, उसके बाद आपकी शिपमेंट से पहले इंस्पेक्शन होगी, चेकिंग की जाएगी आपकी चीज़ों की जो भी है। फिर उसके बाद आपको क्लियरेंस मिल जाएगा यानी हरी झंडी मिल जाएगी। चलिए, अब आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से मार्किंग मिलेगी आपकी, फिर पैकेजिंग होगी। फिर उसके बाद आप आगे का काम आपका फॉरवर्डिंग एजेंट देखेगा। अब हम बात करें फॉरवर्डिंग एजेंट कौन था, जो हमारे बदले हमारी कंपनी का एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव बन के एक तरीके से जा रहा है वहाँ पे। तो अब जो आगे का काम है वो सारा आपका फॉरवर्डिंग एजेंट संभाल लेगा। अब होंगे गुड्स आपके डिस्पैच बाय रेल एंड रोड, जहाँ से भी उसको जाना है। उसके बाद अब आपकी फॉर्मेलिटीज़ टू बी कंप्लीटेड बाय फॉरवर्डिंग एजेंट, जैसा मैंने बताया था कि अब आपका सामान जो है वो किसके हाथों में है, फॉरवर्डिंग एजेंट्स। ठीक है, तो अब सारा काम जो है वो फॉरवर्डिंग एजेंट देखेगा। अब वो किस तरीके से देखते हैं, अब सबसे पहले उसको कंज्यूमर परमिट चाहिए, वो लेगा। फिर उसके बाद अब वो शिपिंग ऑर्डर लेगा। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ शिपिंग एंड बिल ऑफ पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। अब एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ का जो भी होगा बिल, उसका शिपिंग बिल लेना और पे करना। ठीक है, उसके बाद आपके जो भी डॉक ड्यूज जो भी होंगे वो सारा आपको पे करना, प्लस कस्टम्स वेरिफिकेशन बिफोर लोडिंग द गुड्स। ठीक है, अब उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे एक वेरिफिकेशन जो होगी आपकी, ठीक है, जो भी वेरिफिकेशन होगी उसके अंदर आप जब सामान लोड करवाओगे, अपने गुड्स को लोड कराओगे, उससे पहले एक इंस्पेक्शन होगी। यहाँ पे मेड्स रिसिप्ट। ठीक है, मेड्स रिसिप्ट यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, इसके अंदर क्या है कि एक ऐसी रिसिप्ट होगी जब आप सामान लोड करवाओगे तो एक आपको पर्ची देंगे वो लोग। ठीक है, जो भी शिपिंग वाले लोग होंगे उसको हम बोलेंगे मेड रिसिप्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बिल ऑफ लीडिंग, बिल ऑफ लीडिंग आपको कैसे मिलेगा कि जब आप मेड रिसिप्ट को देते हो, शिपिंग जो भी लोग होंगे वहाँ पे उनको देते हो, तो फिर वहाँ पे आपको वो लोग देंगे एक कह सकते हो आप कि ये बिल ऑफ लीडिंग दे देंगे आपको कि आप ये लेके चले जाओ जी। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो भी आपका काम होगा वो अच्छे से जो भी था वो आगे का काम प्रोसीजर चालू हो जाएगा। अब हम बात करें आगे चलते हैं इंश्योरेंस ऑफ कार्गो। इंश्योरेंस ऑफ कार्गो यहाँ पे हम देख रहे हैं, इंश्योरेंस ऑफ कार्गो यानी जो भी आपका सामान जाएगा अब उसका इंश्योरेंस करवा लेना, ताकि अगर बीच में रास्ते में कोई नुकसान हो जाएगा ना तो उसकी भरपाई हमें अपनी तरफ से ना करनी पड़े, है ना। तो इस चीज़ की श्योरिटी ले लेना। प्लस अब हम लेंगे एडवाइस टू द एक्सपोर्टर। ठीक है, अब एक्सपोर्टर के लिए अगर हमें कुछ एडवाइस भिजवानी है या कुछ बताना है उसे तो वो हम भिजवा सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस और कंसुलर इनवॉइस। फिर उसके बाद हमारा जो भी एक्सपोर्ट इनवॉइस होगा वो बनेगा।
उसके बाद हमारी सिक्योरिंग पेमेंट होगी। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखो ना तो सिक्योरिंग पेमेंट में आपको दो तरीके से पे कर सकते हो। लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, एक लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन ऐसी कुछ होता है, ये रहा। हाँ जी, तो ये आपके दो तरीके के सिक्योरिंग पेमेंट्स होते हैं जो इन सब जो ट्रेडिंग में किए जाते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली एक भरोसा देने वाला, एक कह सकते हो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपका जो भी आपको पैसे देने वाला पर्सन होगा वो अपने बैंक के थ्रू आपको एक पेपर इशू करवाएगा, जिसके अंदर वो आपको ये भरोसा दिलाते हुए कहेगा कि आपकी पेमेंट टाइमली जो है वो आपको मिल जाएगी। ये एक कह सकते हो डॉक्यूमेंट पेपर पे आपको लिख के मिल जाएगा, और अगर आगे चल के कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी परेशानी आपको आएगी तो आपको ये लेटर ऑफ क्रेडिट आप अगर उसे दिखा दोगे तो आपको आपका जो भी पेमेंट जो भी कुछ भी बनता होगा वो आपको वहाँ से बैंक जो होगी, जो वहाँ की गवर्नमेंट जो होगी, वो उसके अंदर आपको लेने में हेल्प करेगी। सेम प्रोसीजर लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन के साथ भी है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा कि जो ये वाला जो लेटर होगा उसके अंदर क्या है कि अगर आपको पेमेंट नहीं मिलती है तो आपके पास जो सामान जो भी था वो आप उसको सेल आउट कर सकते हो, है ना, क्योंकि पेमेंट तो इसको इन दोनों केसेस में पेमेंट आपको मिल जाएगी। लेकिन इनकेस अगर कोई दिक्कत आती है तो पेमेंट आपको बैंक उसकी तरफ से दिलवाएगी, बट जो सामान होगा उसको आप दोबारा मतलब रीसेल कर सकते हो, उसको सेल आउट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करें, जैसा ही हमने एक्सपोर्ट ट्रेड के बारे में जाना था, अब हम इंपोर्ट ट्रेड के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से होता है, क्या प्रोसीजर होता है। सेम प्रोसीजर है, सबसे पहले ट्रेड के बारे में इंक्वायरी होगी, फिर आपको इंपोर्ट लाइसेंस मिलेगा जैसे एक्सपोर्ट लाइसेंस मिलता था। उसके बाद अब आपको फॉरेन एक्सचेंज किस तरीके से, मतलब फॉरेन एक्सचेंज आपको मिल जाएगा। अब आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब आप लेटर ऑफ क्रेडिट भेजेंगे, उसके बाद आपके जो भी शिपिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे वो तैयार किए जाएंगे। अब आपके पास आएगा क्लियरिंग एजेंट। फॉरवर्डिंग एजेंट और क्लियरिंग एजेंट देखा दोनों ट्रेड में अलग अलग इसलिए थे। फॉरवर्डिंग एजेंट बेसिकली क्या था कि उसका काम था आप तक सामान को पहुंचाना, और यहाँ पे अब जो आपका एजेंट है वो हर चीज़ को क्लियर आउट करेगा, आपकी पेमेंट से लेके जो भी एडवाइजेस या इश्यूज जो भी होंगे उन सब चीज़ों को। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ क्लियरिंग एजेंट जो होता है वो भी पूरी करता है। वो फॉर्मेलिटीज़ क्या है, बड़ी ही जिम्मेवारी का काम है दोनों एजेंट्स का। तो यहाँ पे पहला काम उसने किया कि डिलीवरी हुई, एंडोर्समेंट ऑफ डिलीवरी की, बिल ऑफ एंट्री करी, उसके बाद जो भी डॉक चार्जेस थे उसकी पेमेंट करी। अब अपना जो भी गुड्स था उसको डिस्पैच कराया बाय रेल और रोड जैसा उसको ठीक लगे। उसके बाद अब वो भी इम्पोर्टर को कोई एडवाइस भेज सकता है। फिर उसके बाद जो भी आपकी अथॉरिटी होगी वहाँ तक आपको बाय रेलवे या जो भी था आपका डिलीवरी ऑफ गुड्स हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसीजर था। क्यों? क्योंकि हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी में देखा ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात यहाँ पे हम कर लें। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कुछ मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ 4-5 आपको, हाँ 6 डॉक्यूमेंट्स हैं, नहीं ज़्यादा हैं। चलिए पहले ये 6 देखते हैं। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं एक्सटर्नल ट्रेड में इज़ लाइक इंडेंट। इंडेंट में मैंने आपको पहले भी बताया था, इंडेंट क्या होता है कि जब आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेलिंग में बातें बतानी हो, इंस्ट्रक्शंस, क्वांटिटी, प्राइसिंग, किस चीज़ से प्रोडक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें इंडेंट में आती है। लेटर ऑफ क्रेडिट एक श्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट है अबाउट पेमेंट से रिलेटेड, सिक्योरिंग पेमेंट आपको मिलेगी। प्लस बिल ऑफ लोडिंग, जब हम सामान को लोड कराते हैं उस टाइम पे जो लिया गया बिल है वो। एडवाइस लेटर जो हम लास्ट में एक्सपोर्ट ट्रेड के बाद या इम्पोर्ट ट्रेड के बाद इम्पोर्टर को या एक्सपोर्टर को भेजते हैं। प्लस डॉक्यूमेंट्री बिल, जो भी हमें बिल वहाँ से जब हम शिपिंग करेंगे उसके बाद हमें एक डॉक्यूमेंट्री बिल मिलेगा वो। प्लस इंश्योरेंस पॉलिसीज़। ठीक है, तो ये भी एक डॉक्यूमेंट है। इंश्योरेंस जब हमने कराया था हमारे सामान से रिलेटेड कि जब हमारा सामान लोड होगा या इसको कुछ नुकसान ना पहुँच जाए तो उसके लिए हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं। अब हम बात करें शिपिंग का ऑर्डर मिलना,
शिपिंग अब जब हो चुकी है तो उसका बिल पेमेंट करना। मेट रिसिप्ट, हमें पता था कि जब हम लोडिंग करवाते हैं तो फिर उसके बाद हमें मेट रिसिप्ट दी जाती है। अब बात करेंगे चलान्स, डॉक रिसिप्ट और डॉक वारंट की। ठीक है, तो जो भी हमारे जब हम डॉक ड्यूज जो क्लियर कर रहे थे उसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अब हम बात करेंगे इनवॉइस की, जो कॉन्सुलर इनवॉइस जो हमारा बनता था जब हम शिपमेंट के पास आ जाते थे, तब हमारा इनवॉइस जो प्रोसीजर में था वही सेम चीज़ है। प्लस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, एक तरीके से सेटिस्फैक्ट्री कि आपको जैसा बताया गया था इंडेंट के अंदर वैसा ही आपका सामान है, उस चीज़ का सर्टिफिकेट। प्लस एयरवे बिल, किस लिए, अगर वो हवाई जहाज से सामान भिजवा रहा है। ठीक है, प्लस अब हम बात करेंगे एक्सपोर्ट इनवॉइस या फॉरेन इनवॉइस। तो जब हमारा सामान एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसके अंदर हमारे लिए एक्सपोर्ट इनवॉइस बनेगा, इंपोर्ट हो रहा होता तो इंपोर्ट इनवॉइस। प्लस बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, जो भी हमने बिल के उसकी एंट्री टाइप, ऐसा ये एक होता है इस बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, बिल्स की एंट्री इन सिंपल वर्ड्स आप समझ सकते हो। अब हम बात करेंगे कि एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब ऐसा अभी भी ये हो सकता है, अभी तो काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है इन सब चीज़ों के लिए कि आप एक्सपोर्ट कीजिए अपना सामान बाहर, अगर आपको अच्छा लग रहा है, मतलब कि आपको लग रहा है आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत फेमस है, आप अपने प्रोडक्ट को और आगे बढ़ाने के लिए, उसकी पॉपुलैरिटी या जो भी आप कह सकते हो, उसके लिए आप अपनी चीज़ों को प्रमोट करें। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स, यानी कुछ ऐसी एजेंसीज क्या, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। अब जैसे किस तरीके से आप एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकते हो कि लोग एक्सपोर्ट करें, तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनाए गए हैं। ठीक है, प्लस एक्सपोर्ट हाउसेस बना दिए जाएं कि आपको सामान जहाँ पे रखवाना होगा वहाँ पे आप अपने एक्सपोर्ट हाउसेस बड़े बड़े बना दिए जाएं। प्लस जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की पॉलिसीज़ है उसको आसान कर देना, या फिर आपके ब्रांड के प्रति जो भी प्रमोशंस, अवेयरनेस और उसकी क्वालिटी बताना, या फिर आप टैक्स में रिलीफ दे दें उन्हें। ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये चीज़ें लाती है ताकि और जो कंपनीज़ हैं वो एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत हेल्पफुल होती हैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल से जो हम एक्सटर्नल ट्रेडिंग कर रहे थे वो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। ये जो मैंने टैक्स प्रमोशन मेजर्स बताई, ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने बताए कि किस तरीके से वो गवर्नमेंट हमें रिलीफ देती है। तो गाइज़, यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल ट्रेड ख़त्म हुआ। आगे की वीडियोज़ में हम और चैप्टर्स जानेंगे कि किस तरीके से हमारे आगे के चैप्टर्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं आगे की वीडियोस में। आपको एक्सटर्नल ट्रेड की वीडियो कैसी लगी, डू कमेंट डाउन। अपने इश्यूज़ या फिर आपको कोई भी डाउट आता है प्लीज़ बताइए, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम जान सके कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। प्लस 150 क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस स्टडीज़ जाके एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको होपफुली वो बहुत ही हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।